Good morning, my dear students. Hope that you are fit and fine at home. My dear student, myself Ashish Nirwala, and today I will discuss second part of chapter 4th of your history. As you know, the name of the chapter was Tribals, Decus and the Vision of Golden Age. तो आज हम इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है इसमें हम पढ़ने वाले हैं सम हर्ड्स एनिमल्स। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जानवरों का शिकार करते थे। सबसे पहली बात होती है पहली बात क्या होती है, द मैनी ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड बाय हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल्स। बहुत से ट्राइबल ग्रुप ऐसे थे जो जानवरों का शिकार करते थे, उनको हर्डिंग भी करते थे, उनके रियरिंग भी करते थे। जैसे शीप पाल लेते थे, उनसे ऊन वगैरह निकालते थे, फिर उसको बेच देते थे। तो जानवरों पे पूरी तरीके से निर्भर रहते थे। सेकंड पॉइंट कहा जाता है कि द वन गुजर्स ऑफ द पंजाब हिल्स and the Labdis of Andhra Pradesh were cattle herders. The Godas of Kulu were shepherd and the Bakarwals of Kashmir rear goat. तो उन्होंने कुछ लोगों के नाम बताए, कुछ ट्राइबल ग्रुप्स के नाम बताए जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ डिफरेंट एरिया में रीजन में वो फॉलो करते थे। जैसे बकरवाल्स जो हैं कश्मीर के, वो शीप और गोट्स को रियर करते थे। गोट्स ऑफ कुल्लू ये हर्डर्स शेफर्ड्स थे जो भेड़ वगैरह पालते थे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है सम टू सेटल्ड कल्टीवेशन। सेटल्ड कल्टीवेशन का मतलब है एक ही स्थान पे रहकर लंबे समय तक वहाँ पे कोई ना कोई खेती बाड़ी करना। सो देखिए ये बात है बिफोर द 19th सेंचुरी से पहले मैनी फ्रॉम विद इन द ट्राइबल ग्रुप, बहुत से जो ट्राइबल ग्रुप से थे, they had begun settling down and cultivating their fields in one place year after year instead of moving from one place to another. देखिए लोगों ने सोचा कि हम बार बार कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर जाते रहेंगे आते रहेंगे। उन लोगों ने ये निर्णय किया कि अब हम एक ही जगह पे रहकर वहीं की फर्टिलिटी का यूज़ करेंगे, वहीं की सॉइल को फर्टाइल बनाएंगे और वहीं पर अपनी खेती करेंगे। उसके बाद उन्होंने दे बिगिन टू यूज़ the plug and gradually got right over the land they lived on. उसके बाद जब वो लोग वहाँ पे रहना शुरू कर दिया, सब कुछ करना शुरू कर दिया, तो उन लोगों को वहाँ पे रहने का अधिकार मिल गया और उनके नाम वो लैंड भी चढ़ गया। जैसे इन द मुंडास ऑफ छोटा नागपुर द लैंड बिलोंग टू द क्लैन एज अ होल। देखिए छोटे नागपुर में जो मुंडास कम्युनिटी थी, पूरा लैंड उनको बिलोंग करता था, मतलब वो लोगों के नाम कर दिया गया। ऑल ऑफ देम हैड राइट ऑन द लैंड, सभी का उस लैंड पे पूरा अधिकार। बट सम पीपल विद इन द क्लैन एक्वायर्ड मोर पावर देन अदर, सम बिकम चीफ एंड अदर फॉलोअर्स। तो लोगों को ये था कि हमें अधिकार मिले, एक ऐसा अधिकार मिले जिससे हम दूसरों पे भी राज कर सके, हमारी एक पोजीशन भी रहे। तो उनमें से कुछ लोगों को तो चीफ बना दिया गया, मतलब वहाँ का एक जो मुखिया कह सकते हैं वो बना दिया गया और बाकी उसके फॉलोअर्स बना दिए। अब होता क्या है, ब्रिटिश ऑफिशियल्स सो सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप लाइक द गोंड्स एंड द सांथाल्स एज मोर सिविलाइज्ड देन हंटर गैदरर्स और शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। तो ब्रिटिशर्स ने देखा कि अब क्या हो रहा है, जो ट्राइबल ग्रुप है वो सेटल्ड ग्रुप बन गया और इनकी पावर इतनी ज़्यादा हो गई कि ये अपने आप को जो हंटर गैदरर्स थे या शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स थे उनसे ज़्यादा सिविलाइज्ड हो गए। तब देखिए ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं। हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट द ट्राइबल ग्रुप। जो कॉलोनियल रूल हुआ ट्राइबल ग्रुप के तहत उसका उस ट्राइबल ग्रुप पे क्या परिणाम पड़ा, ब्रिटिशर्स के आने से ट्राइबल ग्रुप पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट हैपन टू ट्राइबल चीफ। जो ट्राइबल चीफ है उन पे क्या चीज़ हुई, क्या चीज़ का प्रभाव उस पर पड़ा, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। सो फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन मैनी एरियाज द ट्राइबल चीफ एंजॉयड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड हैड द राइट टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल देयर टेरिटरी। अंग्रेज़ों का हुकूमत, अंग्रेजी शासन आने से पहले जो चीफ थे, जो ट्राइबल के जो चीफ घोषित किए गए थे, वो लोग इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि अपनी मनमानी भी करते थे, बहुत ज़्यादा पैसा वो कमाते थे, बहुत ज़्यादा लैंड। तो कुल मिला के हर प्रकार की फैसिलिटीज़ का मज़ा ले रहे थे।
पूरे अधिकार थे, कुछ भी अलग अलग टेरिटरीज़ पे कंट्रोल था। लेकिन अंडर ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश रूल आया, जब ब्रिटिश साम्राज्य आया, अंग्रेजी शासक आया, द फंक्शंस एंड पावर ऑफ द ट्राइबल चीफ चेंज्ड लार्जली। तो एकदम से इनके जो फंक्शन जो ये, तो अंग्रेजी शासन के अंदर इनके फंक्शन में, इनके पावर में बहुत ज़्यादा बदलाव। अब वो बदलाव क्या है, देखिए क्या होता है। दे वर अलॉटेड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स एंड रेंट आउट लैंड बट दे लॉस्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव। उन लोगों को कहा कि हम आपको बताएंगे कि आपका अधिकार किस लैंड पे होगा, कितना होगा, लेकिन जिस तरीके से उनकी वो पहले हुकूमत चलती थी वो पूरी तरीके से उनको लॉस हो गई, उनसे छीन ली गई। एंड देयर पावर्स एंड वर फोर्स टू फॉलो लॉज मेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया। और उनको उकसाया गया, उन पे फोर्स किया गया, दबाव बनाया गया कि जो ब्रिटिश साम्राज्य ने रूल्स स्थापित किए हैं उसी के अनुसार आपको कार्य करना है। अगर आप उसके खिलाफ जाके कार्य करेंगे या उनकी बात नहीं मानेंगे तो उसकी आपको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। दे ऑल्सो हैड टू डिसिप्लिन द ट्राइबल ग्रुप ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिशर्स। उन्होंने कहा चाहे कोई भी ट्राइबल ग्रुप है, आपको उनको सम्मान देना है, मतलब उनकी किसी भी प्रकार से आपको कोई बेइज्जती वगैरह नहीं करनी, किसी प्रकार से जैसे आप उसको प्रताड़ित कर रहे थे, लोगों से डिफरेंसेस कर रहे थे, वो नहीं होना चाहिए। व्हाट हैपेंड टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। अब देखिए बात है कि शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को फिर क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। द ब्रिटिश वांटेड ट्राइबल ग्रुप टू सेटल डाउन एंड बिकम पीजेंट कल्टीवेटर। अंग्रेजी शासक चाहते थे कि जो ये शिफ्ट करते हैं, जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स है, कि आप यह एक जगह पे ही टिके रहो और आप जो है यहाँ पे किसान बन के खेती करो, मतलब बार बार इधर से उधर मत जाओ। द ब्रिटिश ऑल्सो वांटेड अ रेगुलर रेवेन्यू सोर्स फॉर द स्टेट। क्योंकि ब्रिटिशर्स का इसके पीछे एक लालच था कि जब यहाँ पे खेती करेंगे हम इनसे कर वसूलेंगे, मतलब हम इनसे टैक्स लेंगे, जिससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट्स दैट दे मेजर द लैंड, डिफाइन द राइट्स ऑफ ईच इंडिविजुअल्स ऑन दैट लैंड एंड फिक्स द रेवेन्यू डिमांड फॉर द स्टेट। अंग्रेजी शासक जो था उसने क्या किया, लोगों को सेटल किया, उनको ज़मीन नाप कर दे दी, कहा कि आप इस पे खेती कीजिए, जितनी ज़मीन उसी के अनुसार उन्होंने उनको रेवेन्यू देने के लिए बोला कि ये आप इस पे इतना ब्याज, आप इस पे इतना कर आप हमें देंगे, जो भी है। हर राज्य में ये चीज़ उन्होंने स्थापित कर दी। सम पीजेंट्स वर डिक्लेयर्ड लैंड ओनर्स, अदर टीनेंट्स। कुछ लोगों को तो मालिक बना दिया गया, कुछ को टीन मजदूर वगैरह घोषित कर दिया गया। द ब्रिटिश एफर्ट्स टू सेटल झूम कल्टीवेटर्स वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल। उन्होंने कहा देखो जो ये झूमिंग कल्टीवेशन करते हैं, शिफ्ट कल्टीवेशन करते हैं, इतनी ज़्यादा सक्षम नहीं है, क्योंकि जगह जगह जाओगे, बार बार सामान उठाओगे, तो इससे बेहतर है कि आप एक ही जगह पे रहकर खेती बाड़ी करें। सेटल्ड प्लग कल्टीवेशन इज़ नॉट ईजी इन एरिया वेयर वाटर इज़ स्केयर एंड सॉइल इज़ ड्राई। देखिए प्लग कल्टीवेशन वो वहाँ पे ज़रूरी नहीं थी, जहाँ पे पॉसिबल नहीं थी। देखिए जहाँ पे पानी की कमी होगी तो खेती वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकती किसी भी कीमत पर, तो इसीलिए वहाँ की मिट्टी क्या थी, सूखी हुई थी, तो वहाँ पे खेती करना बहुत मुश्किल की बात थी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनको लैंड नाप के दिया कि आपको इसी के अनुसार खेती करनी है, इसी के अनुसार सब कार्य करने हैं, तो वो उसी के अनुसार उन्होंने दे दिया। मतलब उसमें कोई अपना हस्तक्षेप ये नहीं कर सकता था कि आपको किस तरीके से क्या करना है, क्योंकि कोई सवाल जवाब वो नहीं कर सकते थे। फेसिंग whispered protest, the British had to ultimately allow them the right to carry on shifting cultivator in some parts of the forest। लेकिन जब ब्रिटिशर्स को भी लगा कि भाई ठीक है यहाँ पे सूखा है, यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं हो, तो उन्होंने कुछ छूट दे दी कुछ ट्राइबल ग्रुप को कि वो फॉरेस्ट में रह सकते हैं, लेकिन वहाँ रहने के बावजूद भी उनको कर देना पड़ेगा, उनको टैक्स वगैरह पे करना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर आई विल एक्सप्लेन इन पार्ट 3। थैंक यू एवरीवन। और जिन्होंने अभी तक वशिष्ठ नीलवाल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।